नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सन 2025 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो 2018 से और 2024 के बीच में पूछे गए हैं। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये है सेशन बहुत ही खास होने वाला है। जुड़े रहिए आप हमसे शुरुआत से अंत तक, जिससे आपको फायदा मिलेगा टारगेट 20 का 20 करने में, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले हम लेजर पेन ले लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात नियम प्रस्तावित किया था। ये जो नियम है मैंने डिटेल वीडियो में थ्योरी की क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड जो थ्योरी की क्लास में करा रहा हूँ उसमें पढ़ा दिया है, तो आप इसे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है वीडियो का, आप जाके जरूर देखें। इसका जो राइट आंसर है, ये कहाँ से इसका उद्भव है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है यहाँ दिखा दिया हुआ है। स्थिर अनुपात के नियम की भी जो व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, जोसेफ प्रेस्टी के द्वारा व्यक्त किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ प्रेस्ट। कब पूछा गया है? आरआरबी टेक्नीशियन 30 दिसंबर सन 2024 का जो पेपर हुआ है उसके शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पककर फल बनता है। इस बीच पंखुड़ियां, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी के 30 दिसंबर सन 2024 में। आंसर है अंडाशय, स्त्री केसर, जायांग या बीजांड। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ देखेंगे देखो हूबहू जो एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन बाई लाइन क्वेश्चन देते हैं रेलवे के अंतर्गत। जैसे आप देख सकते हैं कि निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। तो बीजांड में भ्रूण भ्रूण का आपसे पूछा जाए अगले क्वेश्चन में या अगली बार अगर ये पूछा जाए कि भ्रूण कहाँ विकसित होता है, तो आप ध्यान रखना बीजांड में विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित होता है हो जाता है। अंडा से तीव्रता से वृद्धि करता है, यहाँ देखो देखना निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है, तो यहाँ लिखा हुआ अंडा से तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर किसमें बदलता है, फल में बदलता है। ये दे रखा है। उसके बाद में देखो यहाँ दे रखा है कि इसके बाद में बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अंडा से। अगर आपने डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड साइंस नहीं पढ़ी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना केवल इतना सा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नई वीडियो आए जिससे जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़्यादा से जल्दी पहुंचे। यहाँ से इस 4 लाइन से 2 क्वेश्चन आए हैं इसी बार। मैं दिखाऊंगा आगे भी एक क्वेश्चन है कि बीजांड किसमें परिवर्तित होता है या कठोर आवरण किसमें परिवर्तित होता है, तो बीजांड के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा अंडा से। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव अपना आकार बदलता है। तो अपना आकार, तो एक कोश के ये सभी के सभी वैसे एक कोश के जीव हैं, अमीबा, खमीर, पैरामीशियम, जीवाणु। लेकिन एक कोश के जीव जो अपना आकार बदलता है उसका राइट आंसर है अमीबा। जैसे ये है अमीबा, अमीबा का जब विखंडन होता है तो इसको कहते हैं हम द्विविखंडन, और ये आपस में से बीच से टूट जाता है, आधा केंद्र के इधर और आधा केंद्र के इधर, इससे 2 संततियां बन जाती हैं। पूछा ये भी जाता है कि जो अमीबा का विखंडन होता है या अमीबा किस प्रकार से प्रजनन करता है, तो द्विविखंडन विधि के द्वारा जो अमीबा है क्या करता है, प्रजनन करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। आप अगर ये नहीं है ध्यान तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपका जो रिवीजन है लास्ट टाइम पे बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर अगला है, निषेचन के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सख्त आवरण विकसित करता है जो धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित हो जाता है। मैंने अभी अभी क्या बताया था, यही बताया था कि जो बीजांड है वो एक कठोर आवरण विकसित करता है और बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बीजांड। और अभी इससे पहले क्या आया था, जो अंडाशय है वो तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लाइन बाई लाइन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इतना करना है कि वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरी देखनी है
और अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करते रहना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है? तो एक देखो मिश्रण है, मिश्रण के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जो पूर्ण रूप से घुल जाए और जिसमें जो मात्रा है वो समान हो, जैसे चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं किसके समांगी मिश्रण के, यानी चीनी और जल का जो विलयन है एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। तो विलेय का मतलब क्या है? विलेय का मतलब है जो कम मात्रा में घुली हुई है, और विलायक का मतलब है जो घुले हुए है दूसरे को। तो आपने देखा होगा कि चीनी और जब जल का विलयन बनाया जाता है तो उसमें जल होता है अधिक मात्रा में, तो जल हुआ विलायक, यानी कि चीनी को घुलने वाला क्या हो गया, विलायक। और जो जल में घुली हुई है उसे कहते हैं विलेय, यानी कम मात्रा में जो पदार्थ होगा उसे कहेंगे विलेय, और जो अधिक मात्रा होगा उसे कहेंगे विलायक। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है? तो जल एक विलेय है, जल एक विलेय है नहीं है, ये जल एक विलायक है। पानी और चीनी दोनों विलायक हैं? नहीं, चीनी विलेय है और जल विलायक है। जल विलायक है, ये सही है, इसका राइट आंसर है जल विलायक है, जबकि ये गलत है। ये मिस्टेक हो गई है मेरे से जल्दी जल्दी में, क्योंकि इन्हें तैयार करने में मुझे काफी वक्त लग जाता है, तो इस कारण से ये जल्दी जल्दी में हो गया है। इससे अलग अगर अब कुछ पेपर में ये आया है, अगली बार पेपर में ये भी आ सकता है क्या, कि आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम से जाना जाता है टिंचर आयोडीन। आपसे पूछा जाएगा कि टिंचर आयोडीन किसका विलयन है? तो आयोडीन और एल्कोहल का। इसमें आयोडीन जो होती है वो विलेय होती है, अर्थात कम मात्रा में आयोडीन होती है, और एल्कोहल अधिक मात्रा में होता है तो उसे बोलते हैं विलायक। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये उदाहरण नंबर 3 है कि जो सोडा वाटर, सोडा वाटर जैसे आप दारू या बियर या जो कुछ भी पीते हैं सोडा वाटर के साथ में, और होती है एक होती है कोक, जैसे पेप्सी मान लो, तो ये दोनों क्या है, ये तरल विलयन में गैस के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है यानी विलेय के रूप में, और जल अधिक होता है तो विलायक के रूप में। तो आपसे पूछा है कि सोडा जल में विलेयक कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और विलायक कौन है? जल। उसी प्रकार ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था सन टेक्नीशियन थर्ड के पेपर में, जब मैं पेपर दे के आया था उसमें पूछा गया था कि वायु गैस में गैस का विलयन है, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये वायु समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें 21% होती है, इसका निश्चित है ये कि 21% ही होगी, और नाइट्रोजन 78% है, तो ये वायु कैसा है? समांगी मिश्रण है। आपसे पूछा है वायु विषमांगी है या समांगी, तो आप लगा के आएंगे वायु एक समांगी मिश्रण है, ना कि विषमांगी। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है तो नाइट्रोजन हो गया विलायक, और ऑक्सीजन अगर कम मात्रा में है तो ऑक्सीजन होगी विलेय। ठीक है, इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ाया जा सकता है? तो कार्य की परिभाषा होती है वर्क डन, यानी कार्य कार्य क्या होता है, कार्य W बराबर होता है F इंटू डी। क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वस्तु, ये मान लो कि ये कोई वस्तु है ईंट, और इसमें बल की दिशा किधर है? इधर, तो इस बल की दिशा में ही हमने इस पर विस्थापन कर दिया और इसे यहाँ पहुंचा दिया, तो इन दोनों के बीच में विस्थापन क्या हो गया? S। तो कार्य हो गया W बराबर F इंटू S। तो अगर हम बल को नियत रखें, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है तो 5 न्यूटन का फोर्स ही लगाते रहें, तो और अगर हम विस्थापन बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? कार्य बढ़ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा विस्थापन को बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? कार्य बढ़ जाएगा। ना को बल को कम करना है तो कार्य कम हो जाएगा, विस्थापन को कम करेंगे तब भी कार्य कम हो जाएगा, और द्रव्यमान को कम करेंगे तो द्रव्यमान में इसका यूज होता ही नहीं है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, विस्थापन को बढ़ाने पर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, तांबे और टिन, यानी कॉपर और टिन के बनने वाली मिश्र धातु का नाम क्या है? तो तांबे और टिन से क्या बनती है? तो आप इसका
आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू COOH का होल ट्वाइस। जलीय ये विलयन प्राप्त हो रहा है और ऊष्मा निकल रही है। इसे अभिक्रिया को किस नाम से जानता है? इस जो ये अभिक्रिया दे रखी है इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है, या ब्रोटज रिएक्शन है, या ब्रोटज फिटिंग रिएक्शन है। तो देखो यहाँ है ये CO क्या है? ये है एक कलई, ये चूना मान लो आप, जिसे हम बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, या इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कलई को या कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में घोलते हैं तो ये कलई को आपने देखा होगा, जब कलई को हम जल में डालते हैं तो क्या क्या होती है? एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया के बाद में हमें प्राप्त होता है भुजा हुआ चूना चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी COH का होल ट्वाइस। और उसके साथ में आपने देखा होगा जब घरों में हम कलई करते थे पहले पुराने समय में, तो हमारे जब कलई पानी में डाल देते थे तो उसके साथ में ऊष्मा हीट निकलती थी। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये दोनों बनकर क्या है? जुड़ रहे हैं, तो इसे ये बनेगी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखो स्पष्ट दे रखा है एनसीईआरटी में कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करता है करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ बिल्कुल सेम देखो ये दे रखा है, यहाँ से ये उठाया गया है। यह बिना बुझा हुआ चूना, इसे हम कलई भी बोल सकते हैं। और ये बुझी हुई ये सॉरी ये है बिना बुझा हुआ चूना और ये बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पानी में, ये बुझता किसमें है? पानी में। आप ऐसा ना समझें कि इसको आग के द्वारा बुझाया जाएगा, ये पानी में डालने पर बुझा हुआ बनता है। ठीक है, अब इसको जो ये प्राप्त हुआ है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या करेंगे हम? दीवार जो हमारी घर की दीवार होती है उन पर इसको लेप करेंगे। तो जब इसको हम दीवारों पर करते हैं लेप, यानी यहाँ देखो कि बुझे हुए चूने के जो विलयन है उसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवारों पर क्या कर दिया? दीवारों पर इसकी पुताई कर दी। और जो पुताई कर दी जाती है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति से अभिक्रिया करती है और दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है, जिससे सफेदी 2-3 दिन बाद क्या सफेदी आ जाती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? CoCO3। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने चूना घोल दिया और चूना घोलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब दीवार पर कर देंगे तो CO2 के साथ में अभिक्रिया होगी और ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जल उड़ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से इससे ही आपके लिए इस स्टेप मतलब इससे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अगले है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। क्यों? कि हीलियम हाइड्रोजन के बाद में हीलियम ही क्या है? दूसरे नंबर का परमाणु है और वो क्या नहीं बनाता? अणु उसके पास है ही नहीं, क्योंकि H हीलियम He केवल इसमें एक ही होता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक की प्रतिरोधकता है कितनी होगी? आधी होगी, एक चौथाई, दोगुनी या एक समान? तो इसका राइट आंसर होगा एक समान। क्यों? अधिकतर जो लोग बाग हैं, ये स्टूडेंट हैं, वो इसको गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास पेन नहीं है, नहीं मैं बताता कि R बराबर होता है रो L अपॉन ए। तो रो बराबर हो जाएगा RA। चलो लिख के देखते हैं, थोड़ा सा पेन अगर हो जाए काम इससे तो हो गया काम। चमकना बंद हो जाता है भाई इसी। हाँ ये आ गया। तो R बराबर बराबर है रो L अपॉन ए। तो देखो यहाँ से हम लेजर पेन ले लें
तो यहाँ पर प्रतिरोधकता, तो ये क्या है रो, ये प्रतिरोधकता है। तो बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि रो को हमें निकालना है, तो अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया घटा दिया तो रो इधर आ जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू यू, या रो समानुपाती हो जाएगा ए के। तो कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि जितना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना किया जाता है उसी प्रकार इसको भी दोगुना कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर वो दोगुनी कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोधकता है रो एक चालक का वह गुण है जो माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यह किस किस पर निर्भर करती है, तो सामग्री यानी पदार्थ की मात्रा पर और तापमान पर, केवल दो ही चीजों पर निर्भर करेगी, तभी ये प्रतिरोधकता बदलेगी, अन्यथा प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। देखो यहाँ लिख रखा है कि किसी सामग्री की प्रतिरोधकता इसके आकार और अमाप यानी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात एल पर और आर पर और ए पर निर्भर नहीं करेगी, केवल किस पर करेगी, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर ही निर्भर करेगी। इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, एक समान ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के लिए एक समान मार्ग बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मूत्राशय, सॉरी मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों चार्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि जो ये मूत्राशय, सॉरी शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोटेस्ट ग्लैंड, ये थोड़ा आपको याद करने में कठिनाई होगी, जबकि आपको ब्लैडर ब्लैडर प्रोटेस्ट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, टेस्टिस, ये आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं, अतः यहाँ लिखा हुआ है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रभाव के लिए क्या है, उभय मार्ग है, अर्थात जो ये वाला आपको दिखाई दे रहे हैं सेशन के अंदर, ये वाली जो नली दिखाई दे रही है मूत्र मार्ग, ये ही दोनों शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के लिए जिम्मेदार है, सामान्य मार्ग है नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या है, प्रजनन तंत्र है। तो देखो वृषण, यहाँ ये है वृषण और ये है शुक्रवाहिनियां। ये शुक्रवाहिनियां क्या करती हैं, जब वृषण में शुक्राणु बन जाते हैं तो शुक्रवाहिनियों के द्वारा ही यहाँ से कहाँ पहुंचाए जाते हैं, यहाँ से पहुंचाए जाते हैं मूत्र मार्ग में, ठीक है, यहाँ से होते हुए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वृषण से शुक्राणु किस एक नली के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, तो शुक्रवाहिनी या इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वास डिफरेंस। और अगर आपसे पूछे कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में, अर्थात शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो होता है टेस्टिस या वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या इसको स्पर्म भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेंड्राइट्स को वर्णित करता है? तो डेंड्राइट्स हम देखेंगे, देखो ये है डेंड्राइट या डेंड्राइट्स या दुम्रिका केंद्रक है ये क्या है, ये तंत्रिका पेशीय संधि है, अंदर दे रखी है इसका। तो ये एक न्यूरॉन्स का है, क्या है ये, न्यूरॉन्स, यानी दिमाग के अंदर जो सबसे क्रियात्मक क्या इकाई है वो है न्यूरॉन्स। जैसे बॉडी की क्या है सेल, उसी प्रकार हमारे ब्रेन की क्या है क्रियात्मक इकाई, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का ये क्या है स्ट्रक्चर, और इसमें सबसे छोटा पार्ट ये दे रखा है दुम्रिका। ये पूछा है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो आप छोटा और शाखा युक्त ही लगाना, क्योंकि लंबा लंबा क्या होता है एक्सॉन, यानी तंत्रकाष्ठ यहाँ से और यहाँ तक होता है एक्सॉन, यानी कि इसको बोलते हैं तंत्रकाष्ठ, यह दे रखा है एक्सॉन। जबकि डेंड्राइट छोटा होता है और इसमें शाखा है, देखो इधर ये भी शाखा है, ये भी शाखा, ये भी शाखा, इस पर पेड़ की सी शाखा निकली हुई है। तो ये शाखा विहीन तो होगा ही नहीं, शाखा युक्त ही होगा और छोटा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक है अगर 1 से अधिक है तो क्या होगा? तो आप जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर पारदर्शी माध्यम, तो माध्यम में प्रकाश की चाल यानी अपवर्तनांक अधिक होगा, तो क्या होगा, इसका जो मान होगा वो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान 1 आ जाएगा, ये मान लो यहाँ पे 1 है, तो जो माध्यम है इसका मान 1 से अधिक होगा,
या इससे अधिक होगा तभी जाके भाग लाएंगे, तब इसका मान 1 आएगा। अब यहाँ कुछ ये इंपोर्टेंट क्या दे रखे हैं, अपवर्तनांक। यहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायु का अपवर्तनांक क्या है, तो वायु का एयर का अपवर्तनांक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी याद रखना है। और कितना है, 1.303 ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे याद ना रहे तो आपको ध्यान रखना है कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो है 1.0 कितनी है 3 और उसके बाद में क्या है 3, तो 1.303। ठीक है। बर्फ का कितना है 1.31, जल का कितना है 1.33, एल्कोहल का कितना है 1.36, केरोसिन का 1.44 और तारपीन के तेल का 1.47, बेंजीन का पूछा गया कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1.50, क्राउन कांच का 1.52, हीरे का अधिकतर हीरे का पूछा जाता है 2.42। अधिकतर आप ये जितना भी इसमें डायग्राम दे रखा है इन सभी का अपवर्तनांक आपको याद होना चाहिए, नहीं है याद तो आप अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लें और एक एक को याद कर लें। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी माध्यम से। ठीक है। इसका आगे है कि अगर परिपथ P में कोई परिपथ परिपथ है और उसमें निवेशित शक्ति को परिपथ में वोल्टता V और विद्युत धारा I के सापेक्ष किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात ये कह रहा है कि एक परिपथ है उसमें P एक पावर है, पावर को हम अगर V वोल्टता है और विद्युत धारा उसमें I प्रवाहित है तो किस प्रकार से डिनोट करेंगे, तो इसे डिनोट करेंगे P बराबर V इंटू I। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी तार का प्रतिरोध R है और उसमें अगर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और उनके बीच अगर तार के बीच में विभवांतर V है, तो जो धारा पावर निकाली जाती है वो P बराबर होती है V इंटू Q अपॉन T। तो Q बराबर आई टी होती है, आई टी से टी कट जाएगी और यहाँ आ जाएगी V इंटू आई, यानी वोल्टेज गुणा धारा। इस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर होगा P बराबर V इंटू आई। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 कि श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के एक उल्लेखनीय गुण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखलन की सही परिभाषा देता है। तो देखो यहाँ अगर आपको नहीं है पता तब भी आप इसे राइट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के लिए है और इन सभी में केवल एक ही जगह कार्बन है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो कार्बन श्रृंखला बनाने का जो गुण है, श्रृंखला को बनाने का गुण किसके पास में, तो कार्बन के पास में, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है। आगे पृथ्वी के परिधि चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है। अर्थात अगर पृथ्वी सेंटर में बैठी हुई है और उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो वो किसके कारण होगा, तो वो होगा अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो जैविक उत्प्रेरक किसे कहेंगे, तो देखो यहाँ दे रखा है कि जो जीव होते हैं वो ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य अवस्थाएं समान हैं सभी जीवों में। ठीक है। लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जो भी जीव हैं वो अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है सभी को, चाहे वो जीव कैसे हो। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। कौन, जैसे जो जीव स्वयंपोषी होते हैं जिनमें सभी हरे पौधे जो होते हैं या कुछ जीवाणु वो किससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि जो कुछ जीव होते हैं वो खान पान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो अन्य जो जीव होते हैं, जैसे जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे हम हैं मानव या पशु पक्षी, तो हम क्या करते हैं, हम जटिल पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे जो हम भोजन खाते हैं तो वो जटिल भोजन है, उस जटिल भोजन को छोटे छोटे भोजनों में तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है एक उत्प्रेरक की, जिसे बोला जाता है जैविक उत्प्रेरक। और जैविक उत्प्रेरक कौन होता है, तो वो होता है एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भोजन का पाचन करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उन्हें कहते हैं हम जैव उत्प्रेरक। तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया है गुरुत्वाकर्षण बल से, जहां मैंने कल बताया था कि एफ बराबर होता है जी एम m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या कैपिटल एम इंटू एम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान और यह पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है। और इनके दोनों के बीच की दूरी है डी स्क्वायर। जब हम ये है गुरुत्वाकर्षण बल और इसे अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ जी आ जाता है। जी क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रा क्या होगा, तो इसका मात्रा होगा, जैसे इसे हम जी से
अगर f इंटू डी अपॉन इसके नीचे पहुंचा देंगे m1 m2, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पहुंचा दिया कि g बराबर हो गया एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 और m2, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो क्या है मात्रक पूछा है, तो g का मात्रक देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रति इसका मतलब है किलोग्राम की घात -2 है, तो यहाँ पे प्रति का मतलब है किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा जी का एसआई मात्रक ये हो गया। अगर आप भी इसी प्रकार की थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मैंने 2 वीडियो करा दी हैं और मैं आगे आने लेकर आऊँगा केमिकल रिएक्शन पर आधारित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसके साथ में लाइक करें, और अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। मैंने अभी तक आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई है और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी लास्ट जो 2 वीडियो बताई हैं मैंने उनमें आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आप थोड़े भी आपने पढ़ा होगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन, तो देखो विस्थापन के लिए क्या आवश्यक है, विस्थापन के लिए आवश्यक है एक सक्रियता श्रेणी। मैंने कल बताई थी आपके लिए कि करीना का मंगेतर अली जनाब, लेड हाई हुआ, कॉपर Hg, सिल्वर और गोल्ड। उसके आधार पर जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, रिप्लेस कर देती है। उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तब कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ लोहे को हम कॉपर सल्फेट के साथ में या कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया कराते हैं तो यहाँ आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो कॉपर है वो सॉरी जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस यहाँ हो गई विस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ एनसीईआरटी से बिल्कुल हूबहू यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखा। अब इसके साथ में ये तो होगी विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन भैया ये कौन सी होगी आपसे अगर मैं पूछूं, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि अगर कलई को जल के साथ में घोलेंगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, और ये कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन, यानी कि अगर कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार तो ये दोनों हुई, सॉरी ये पहला और सी, ये दोनों किसकी कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी संयोजन अभिक्रिया। जबकि अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में, अगर सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ जाए तो सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस उससे अलग निकल जाएगी जिसका रंग हो जाएगा धूसर। तो ये किसकी है, तो ये है हमारी वियोजन अभिक्रिया की। तो आपको मैंने 3 अभिक्रिया बता दी। सबसे पहला विस्थापन अभिक्रिया, और ये पहला और तीसरा संयोजन अभिक्रिया, और चौथे में वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बिल्कुल सेम यहाँ दे रखा है कि जिंक और कॉपर सल्फेट को अगर क्रिया कराते हैं तो जिंक भी विस्थापित कर देती है किसको, कॉपर को, लेड को, तो लेड भी विस्थापित कर देती है। यहाँ देखेंगे कि जो जिंक है और लेड, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ ये फंडामेंटल है कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है जिससे ये विस्थापित कर देता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। एक होते हैं, देखो पारिस्थिति या इकोसिस्टम में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है जिसमें जीवन हो और अजैविक घटक का मतलब है जिसमें जीवन ना हो। तो मृदा में जीवन होता है, नहीं होता है, वर्षा में नहीं होता है जीवन, ये वायु में जीवन नहीं होता है, जबकि घास में जीवन होता है। तो ये पूछा है कि अजैविक घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा घास। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में ये बहुत अच्छी तरीके से देखा रखा है कि एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होते हैं। जैसे जो जैविक घटक अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये कैसे हैं, अजैविक घटक हैं। जबकि जैविक घटक कौन कौन से हैं, घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल, जो सजावटी पौधे, मेंढक, कीट, ये सभी कैसे हैं, जैविक। 2 शब्द में लाइन में आंसर है कि जिसमें जीवन हो जैविक और जिसमें जीवन नहीं हो वो अजैविक घटक। तो इसमें जीवन किसमें है, घास में, तो इसका राइट आंसर होगा
डी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने पिछली 2 क्लास देखी है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो आने वाली नई नोटिफिकेशन है। और हाँ, एक और बात कि आपको अगर इस वीडियो में कुछ अगर आपने सुझाव देने हैं तो उस सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आपको वीडियो में कमी लग रही है कि भैया आप ये कमी कर रहे हैं तो उस कमी को भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।